प्रिय मित्रों, पिछली बार जो बातें आप सबसे डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में करी गई थी और जो लेख दिया गया था फेसबुक पे मेरी वेबसाइट के ऊपर, मुझे उस पर आप लोगों की सहमति मिली। मुझे अच्छा लगा कि लोग इस विचार को समझ रहे हैं। मैं नहीं कहता मेरा विचार पूर्णतया ठीक हो। आपको जब भी लगे मेरे विचार में कुछ कमी है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप मुझे निर्देश दें, बताएं कि क्या ठीक है क्या गलत है। हो सकता है मेरी बातों में कुछ गलती रह गई हो, आपके विचार से, आपके अनुभव से शायद कुछ और सीखने को मिले। देखिए, अंतिम ध्येय यह है कि ये सारी बातें करके आम जनता, आम भारतीय सब कुछ समझ सके। अब आइए, मैं थोड़ा सा डिजिटल फुटप्रिंट और सोशल मीडिया के रिश्ते को आपसे बात करता हूं। एक बात तो हम पहले कर चुके हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट की वजह से आपका फेसबुक हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, ये सब जुड़े हैं। आप जिस भी चीज के लिए कुछ सर्च करेंगे, उसके लिए ये लोग सबसे पहले आगे आ जाएंगे और आपके फेसबुक में भी इसका असर नजर आएगा। अब सवाल ये है, व्हाट्सएप पे भी नजर आएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी तीसरी शक्ति वाला, हालांकि आपके डेटा को वो संभाल रहा है। अब पहला प्रश्न कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर तीसरी शक्ति को या तीसरी आंख को कुछ करना ही है तो अभी क्यों नहीं कर लेता। देखिए, जब एक विद्यार्थी बच्चे को पढ़ाता है, या माँ बाप भी घर में बच्चे की छोटी मोटी कमियां चुपचाप नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चा कोई बड़ी कमी करता है तो उसको पुरानी सारी कमियां गिना दी जाती हैं, ताकि हो सकता है जिस कमी के लिए उसको आपने पकड़ा है वो उसके अतिरिक्त 5-7 अपने कुछ मतलब बचाव में कुछ कह दे, पर आपने 20-25 गलतियां उसके सामने रख देनी है। वो उसको कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कम से कम पिछली गलतियों के लिए आप उससे बात कर सकते हैं। कमोवेश यही स्थिति इस तीसरी आंख की होती है। ये आपको कुछ कुछ बताते रहेंगे और अंत में अपना काम दिखा देंगे एक दिन। अब सोशल मीडिया माने फेसबुक को लीजिए। फेसबुक तो लगभग 2004-5 से है, 2009-10 के आसपास थोड़ा और पॉपुलर हो गया था, परंतु इसका एक सकारात्मक उपयोग कहें या नकारात्मक, यह आपके ऊपर है। परंतु भारतीय समाज में इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने में मिला 2012 के आंदोलन में। 2012 का ये आंदोलन बना, अन्ना जी का आंदोलन, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई पार्टी उसके बाद बना दी, इत्यादि इत्यादि। अब ये आंदोलन किस लिए था, जन लोकपाल क्या था क्या नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। परंतु इस फेसबुक ने इस आंदोलन को मतलब चलाने में और लोगों तक सारी बातें पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं तो ये मानता हूं कि तीसरी आंख चाहती थी कि इससे ऐसा हो, लेकिन अगर आप वो नहीं मानते, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद यही कुछ लोग, आईटी के लोग लग गए और फेसबुक की वजह से इसको चलाया, चलिए वो भी कोई बात नहीं। परंतु खुलकर एक बात सामने आई कि फेसबुक किसी आंदोलन को किस प्रकार से आंदोलित करता है। उस समय भी ये देखने में आया, और पहले भी यही बात सत्य है कि समाचार पत्र हो या जो सैटेलाइट टीवी है, ये आपको सीमित बातें बताता है, पूरी बात नहीं बताता। लेकिन 2012 के बाद ये बात बहुत खुलकर सामने आई कि समाचार पत्र एक लीग पर चलते हैं, समाचार चैनल एक लीग पर चलते हैं। शायद उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि किसी चैनल को चलाने के लिए आज हजारों करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है, और वो बिना सरकारी एडवर्टाइजमेंट के नहीं होता। या कोई तीसरी आंख के मित्रगणों की कंपनियां जिस पर वो काम करें, वही पैसा देंगे तो वही चल पाता है। तो हुआ क्या, लोगों का समाचार पत्रों से और टीवी चैनल से यह मोह भंग हो गया कि वो बहुत सच बोलते हैं, अधिकांश लोगों का। अब जब ये मोह भंग हुआ तो सच क्या है ये जानने के लिए लोगों ने कवायद की कि फेसबुक क्या कहता है या मेरे मित्र क्या कहते हैं। फेसबुक का क्या मतलब है, आपके मित्र क्या कहते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, आपने वो सुनना शुरू किया। तो एक तरीके से
पैरेलल संवाद व्यवस्था होगी जिसमें कुछ इंडिपेंडेंटली आप कुछ कह सकते हैं, कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अब ये जाहिर सी बात है, जो आपके मित्र होंगे वो आपकी सोच के होंगे, तो वो प्रतिक्रिया देंगे, हाँ जी ठीक है, हाँ जी गलत है। तो आपका समाचार पत्रों से विश्वास समाप्त होता गया, न्यूज चैनल पर से विश्वास समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी न्यूज चैनल लोग देखते हैं, समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं, और उसका प्रभाव आपकी सोच पर पड़ता है। ये वो तीसरी आंख जानती है। अभी इसका आपको एक बहुत ही ताजा उदाहरण देता हूं। परसों रात को आप न्यूज में स्टडी करेंगे, आपको मिल जाएगा, अहमदाबाद के अंदर एक हवा उड़ी रात को 10, 11, 12 बजे करीब कि अब आप जानते हैं भारत में इस समय कुछ राजनीतिक तनाव धर्म के नाम पर है। तो तब यह कहा गया कि अरब देशों ने पेट्रोल देने को मना कर दिया है, और अब यह पेट्रोल भारत में अरब से नहीं आएगा। इसके लिए अब चाहे आप समझिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा या मिलना बंद हो जाएगा। अहमदाबाद के कुछ ग्रुपों में यह चर्चा चली। ये न्यूज अब आपको गूगल पे मिल जाएगी, न्यूज चैनल पे आ जाएगी, अखबारों में आ चुकी है कि रात को 12:15 बजे से लेकर लगभग 2:30-3 बजे तक अहमदाबाद की सारी सड़कें, सारे पेट्रोल पंप के बाहर लोग खड़े रहे। अब जरा इसको सोचिए, या तो ये किसी ने मजे मजे में बात उड़ा दी है, या किसी ने बात उड़वा कर देखा है कि आप इस पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन मजे में उड़ाया या किसी ने चेक करने के लिए उड़ाया, एक बात स्पष्ट है, फेसबुक को यह मालूम पड़ गया या व्हाट्सएप को यह मालूम पड़ गया कि इन बातों का आप जनता की आम मानसिकता पर कितना बड़ा प्रभाव है। आपका इंटेलेक्ट बंद हो गया। किसी ने यह नहीं सोचा, मान लो सऊदी देशों से तेल आना बंद हो जाएगा, मान लो, तो क्या होगा, देश में तेल नहीं मिलेगा, तो एक दिन का तेल भरवा के आप कितनी जिंदगी जी लेंगे। और अगर तेल महंगा हो जाएगा तो एक दिन का तेल महंगा भरवा करके आप कितना पैसा बचा लेंगे। अंत में आपको जीना तो बाकी महंगे तेल के साथ होगा, जो आप आज भी महंगा ही ले रहे हैं। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं। अब देख रहे हैं, अर्थ ये हुआ कि ये पता लग गया सबको कि व्हाट्सएप की एक समाचार से या एक अफवाह से लोग कितना भ्रमित हो जाते हैं। अभी आपको पता होगा, शायद एक चर्चित टीवी का धारावाहिक है, इसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें तथाकथित एक दया बेन है, वो 2-3 साल से काम नहीं कर रही है, किसी वजह से, उनकी पारिवारिक होगी या व्यावसायिक होगी, मेरा उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक खबर छप जाती है कि दया बेन की मृत्यु होगी। ऐसी एक बार अमिताभ जी की बीमारी के बारे में अफवाह फैल गई। तो ये सारी अफवाहें फैला फैला करके अब ये तीसरी शक्तियां ये चेक करती हैं, चाहे खुद करती हैं चाहे किसी और से करवाती हैं, या कोई अपने आप करता है तो उनको इन्फ्लुएंस मिल जाता है कि यार ये स्थिति इस समय भारत में या पूरे विश्व में है। वो क्या है, लोगों की यकीन हो जाता है, अरे यार उसकी मृत्यु होगी, माने कोई जिया कोई मरा, एक अफवाह फैली। आपने कभी इस बात को, अफवाह को सच मानने की जरूरत भी नहीं समझी। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, आप चाहते हैं कि आप ये फैक्ट चेकिंग वाले कुछ आ गए कि जी हम चेक करेंगे। आप ये बताइए, अगर समाचार झूठा हो सकता है किसी धन के लोभ में, व्यक्तिगत लोभ में या किसी और कारण से, तो ये फैक्ट चेक वाला सच्चा कैसे होगा? क्योंकि किसी के झूठ बोलने पर तो मनाही है ही नहीं ना, ना कानून है ना आपकी आत्मीय आत्मा पर चोट लगती कि मैंने झूठ बोल दिया, तो है ही नहीं ना, कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। जब कंट्रोल नहीं है तो समाचार वाला भी झूठ बोल सकता है जो बोलता है, फैक्ट चेक वाला भी झूठ बोल सकता है। लेकिन आप पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिजीवी किस तरह से भ्रमित हो जाती है, इसका उदाहरण एक और तरीके में आ गया। अब एक और उदाहरण दूंगा आपको। हमारे यहां पर जो जाहिरात आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आती हैं, ये किसी प्रोग्राम की महंगी होती है, किसी की सस्ती होती है। एक जमाने में 2012 के आसपास इसका कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत महंगा जाहिरात देता था। उसमें एक नमक का ऐड आता है, इसका नाम है दांडी नमक। शायद आपको याद हो, 2012-13 में मैंने भी पता किया, चलो दांडी नमक खरीद लेते हैं यार, इतना बोल रहे हैं सुन तो लेते हैं क्या है। पता लगा गुजरात की जिस जगह से दांडी नमक आता था, अब देखिए ये उद्योगपतियों का खेल है। कुछ बड़े नमक बनाने वाले उद्योगपतियों ने क्या किया, 2013 में फैक्ट्री से नमक निकलता था दांडी का, सड़क में ही खरीद लिया करते थे, और वो सड़क बाजार में वो नमक नहीं पहुंचा।
और आज दाटी नमक एक सुप्त फैक्ट्री की तरह चल रहा है, लोग उसको अधिक जानते हैं। तो एक बार को आपको रोक लिया जाएगा किसी भी उद्योग में और फिर उसको चला दिया जाएगा। कमोबेश यही स्थिति हर जगह हो रही है ना। आप देखिए टेलीकॉम सर्कल में भी यही हो रहा है। आपको लगता है फला कंपनी का टेलीकॉम सस्ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब अपना पैसा वसूल लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो बड़ा उद्योगपति है वो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल घाटे में काम कर सकता है, कर लेगा, आपको खत्म कर देगा। तो ये जो तीसरी शक्ति और उद्योगपतियों के बीच की जो जोड़ी है वो बहुत गड़बड़ काम करती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। बहुत समय पहले आपको याद है 25, 30, 50 पैसे किलो का नमक होता था। उस समय भरमार हुई टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें एक लड़की आती है और कैप्टन कुक का नमक बेचती है। कहती है उसका उस वक्त ये शब्द निकला, फ्री फ्लो सॉल्ट। इसमें दाने हैं, मतलब कोई गुठलियां नहीं है या कुछ भी कहिए। करते करते जो 25-50 पैसे का नमक एक सामान्य टेक्नोलॉजी से बनने वाला, सूरज के आस सूरज समुद्र का पानी है, सूरज की गर्मी है, पानी उबल गया, आज उसके ऊपर क्या हो गया, वैक्यूम एवापोरेटेड आयोडाइज सॉल्ट। वो 25-50 पैसे का नमक आज एवरेज कीमत उसकी 22-25 रुपए हो गई है। और जो लोग ये समझते हैं इसमें केमिकल ज्यादा है, वो 100-100 रुपए तक किलो का नमक खरीदते हैं। इस देश में 10 ग्राम प्रतिदिन नमक प्रति व्यक्ति खाया जाता है। 135 करोड़ की जनसंख्या है। अंदाजा लगाइए कितना नमक खाया जाता है। कहां 25-50 पैसे का नमक था, कहां 25-30 रुपए मिनिमम हो गया है। ये सारा पैसा किसी उद्योग जगत ने कमा लिया आपसे। ये इस प्रकार के खेल खेलते रहते हैं, आपको समझना है। क्योंकि जो नमक बना रहा था पहले, जिस बेचारे के पैर तक जल जाते हैं, इनफैक्ट जो लोग वहां काम करते हैं तो पैर जल भी जाते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ा। उनको तो अपनी मजदूरी उतनी ही मिलती है, वैसे ही नमक एकता है। हाँ, आपको प्लास्टिक के डब्बे में नाम लिखा हुआ ये टाटा का, ये फाटा का है, उन कंपनियों को सुनकर आपको आनंद मिलता है। हाँ जी, बड़ा अच्छा है, देखने में पाउडर नमक हो गया, नमक के साथ कितने रासायनिक हैं आपको कुछ नहीं। तो अब ये है डिजिटल और सोशल मीडिया के बीच का रिश्ता। ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। अगली बार हम बात करेंगे डिजिटल हम पर और कैसे कैसे दुष्प्रभाव करता है। धन्यवाद।